सियासत में सादगी और चरित्र की बात सैद्धांतिक तौर पर तो सबको पसंद है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर किसी को नहीं। बिहार में कई मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने अपनी राजनीति व्यवहार की वजह से मिसाल पेश किया, लेकिन कहा जाता है ना कि जब इर्द गिर्द के लोगों को सादगी और चरित्र की बात सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर पसंद है और व्यवहारिक तौर पर नहीं, तो उन्हें ज़्यादा दिन टिकने नहीं देते। आज बात एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो विधायकों को इसलिए अपने आवास से भगा देते थे कि वे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात लेकर आते थे, पैरवी लेकर आते थे। बस फिर क्या था, मुख्यमंत्री जी गर्म हो जाते थे और यहाँ तक कि गाली गलौज भी करते थे। मुख्यमंत्री जी ने जब बिहार की कमान संभाली तो माफियाओं की कमर भी सीधी करने की कोशिश की। यहाँ तक कि बड़े बड़े कद्दावर जो मंत्री थे पहले के, उनको भी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। गवर्नर से भी ठन गई। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिसकी कड़क छवि को दिल्ली भी स्वीकार करता था। नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी, आप देख रहे हैं इंडिया बोले का खास एपिसोड पॉलिटिकल कथा। आज एक बार फिर से बात भागवत झा आजाद की। कल से आगे की कहानी आज सुनाते हैं। आज थोड़ा और ही ज़्यादा रोचक है। भागवत झा आज़ाद बाद में लगा, हालांकि नेहरू के कहने पर भागवत झा ने आज़ाद शब्द को अपने साथ जोड़ लिया। आज भागवत झा आज़ाद की ऐसी कहानी जो संभवतः आप नहीं जानते होंगे। भागवत झा आज़ाद से जुड़े कुछ रोचक घटनाओं को आपके साथ शेयर करूंगा। कैसे उन्होंने माफियाओं पर गाज गिराई, कैसे उन्होंने कद्दावर भूमिहार और यादव राजनेताओं को अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया, कैसे उन्होंने गवर्नर को मोटर बोट देने से मना कर दिया। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि कैसे जगन्नाथ मिश्र, चंद्रशेखर सिंह और विंदेश्वरी दुबे के बाद बिहार की कमान भागवत झा आज़ाद के हाथों में राजीव गांधी ने सौंपी थी। चूंकि इन तीनों राजनेताओं के काल में जिस तरह से जातीय नरसंहार, भ्रष्टाचार और अफसरशाही बिहार में बेलगाम हो चुकी थी, उसी को रोकने के लिए राजीव गांधी ने भागवत झा आज़ाद को बिहार भेजा था। हालांकि भागवत झा आज़ाद जैसे ही पटना पहुंचे, विधायकों की बैठक हुई, औपचारिक तौर पर इन्हें नेता चुना गया और फिर इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद तो समझिए कि पाटलिपुत्र और पटना में जमे, यानी बिहार के बड़े बड़े घाघ राजनेताओं को सांप सूंघ गया और उसी दिन से वो इस जुगाड़ में लग गए कि भागवत झा आज़ाद को बहुत ज़्यादा दिन यहाँ टिकने नहीं देना है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भागवत झा आज़ाद जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो भूमिहार के कद्दावर नेता हुआ करते थे रामाश्रय प्रसाद सिंह, और दूसरे यादवों के बड़े नेता थे उस दौर में राम लखन सिंह यादव। दोनों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर क्या था, बवाल मचा, लेकिन किसी ने, यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी कुछ सुनवाई नहीं की और दोनों नेताओं को बाहर ही रहना पड़ा जब तक भागवत झा आज़ाद मुख्यमंत्री रहे। भागवत झा आज़ाद जैसे ही बिहार आए तो उनकी नज़र माफियाओं पर पड़ी। उस दौर का माफिया कोई दूसरा नहीं था। एक तो धनबाद में कोल माफिया हुआ करता था, दूसरा जो माफिया हुआ करता था वो कांग्रेस में ही बैठे बड़े बड़े राजनेता हुआ करते थे, जो इंदिरा कांग्रेस की कमान बिहार में संभाला करते थे। और उस समय घोटाला का एक आप कह सकते हैं गढ़ हुआ करता था, कोऑपरेटिव। अब सवाल था कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां बाहुबल और धनबल का जमावड़ा था, इसे सुधारने के लिए कमान किसको दिया जाए। तो भागवत झा आज़ाद ने 3 कड़क आईएएस का चुनाव किया, बीके, पीके और आरके। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसकी जिम्मेदारी बीके सिन्हा को दी गई। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन, इसे पीके वसु के हवाले किया गया। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट, इसकी कमान फिलहाल मोदी सरकार में जो ऊर्जा मंत्री हैं, आरा के सांसद, उस वक्त के आईएएस आरके सिंह को दी गई। अब तो समझिए कि बिहार में हड़कंप मच गया। तमाम जो बाहुबली और धनबली नेता थे अब दिल्ली दौड़ने लगे। अब क्या होगा?
अगर इस तरीके से भागवत झा आज़ाद करेंगे तो फिर संगठन ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इनका इंदिरा कांग्रेस जो संगठन था प्रदेश में, उस पर इन्हीं नेताओं का बोलबाला था। तो जाहिर सी बात है कि मतलब आप समझिए कि सांप के फन पे पैर रखने वाली बात हो गई, और इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये तमाम बड़े बड़े नेता दिल्ली दौड़ने लगे, लेकिन उसके बाद भी वहाँ इनकी कुछ नहीं सुनी गई। राजीव गांधी ने भागवत झा आज़ाद को स्पष्ट कहा कि आप फ्री हैंड हैं और एकदम बेधड़क आप काम कीजिए और माफियाओं का फन किसी कीमत पर कुचल दीजिए। अब बारी थी धनबाद के कोल माफियाओं की, और दूसरी तरफ राज्यों में पनप रहे संगठित अपराधियों या संगठित अपराध करने वाले सरगनाओं पर। भागवत झा आज़ाद ने यहाँ भी खेल खेला और उन्होंने एक कड़क डीजीपी को बिहार लाकर रख दिया। एमपी काडर के आईपीएस अधिकारी एसएम कुरैशी को भागवत झा आज़ाद ने डीजीपी बनाकर बिहार ले आया। इससे बिहार काडर के अधिकारियों में भी कुछ रोष हो गया। भागवत झा आज़ाद नक्सली और जातीय हिंसा से प्रभावित गया औरंगाबाद जहानाबाद में ऑपरेशन सिद्धार्थ भी शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत भागवत झा आज़ाद ने कमजोर लोगों की, जो समाज में अंतिम पायदान पर खड़े लोग थे, उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। लेकिन आखिर इनकी स्थिति सुधरती कैसे? तो भागवत झा आज़ाद को महसूस हुआ कि सबसे पहले भूमि सुधार जरूरी है, और यह पंगा भागवत झा आज़ाद को महंगा पड़ गया। चूंकि भूमि सुधार की प्रक्रिया उन्होंने जैसे ही शुरू की, जो बड़े जमींदार थे, भूमिहार और राजपूत जाति के जो लोग थे, वे भड़क उठे और संगठन पर उनका ही दबदबा था। तो भागवत झा आज़ाद को इस मामले में पैर पीछे खींचना पड़ा। जानकार बताते हैं कि उस दौर में जब भागवत झा आज़ाद मुख्यमंत्री हुए तो विधायकों की तो आदत थी कि अपने मन मुताबिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाना, और अपने मन के मुताबिक, या कह सकते हैं जो उनके मानसिक स्थिति से मिलता जुलता होता था, जो अफसर जो उनकी बात सुने, जिला में जाए तो उनके मुताबिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग करे, उनके अनुसार काम करवाए, उनके अनुसार ठेकेदारी बांटे, तो उन लोगों को विधायक अपने क्षेत्र में ले जाना चाहते थे। भागवत झा आज़ाद के पास भी कुछ ऐसे ही विधायक पहुंचने लगे जो उस समय के दबंग विधायक हुआ करते थे, जिनका संगठन पे पकड़ होता था कि फलना अफसर को हमारे के यहाँ पोस्टिंग कीजिए। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि भागवत झा आज़ाद ने उन्हें गाली गलौज करके बाहर भगाया, और यह बात धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंचने लगी। विधायकों को यह बात नागवार गुजरने लगी। यह बात थी विधायकों की और माफियाओं की, साथ ही कुछ मंत्रियों की भी, विधानसभा अध्यक्ष की भी, जहां भागवत झा आज़ाद ने सीधे सीधे लड़ाई मोल ले ली थी। भागवत झा आज़ाद इतना तक ही नहीं रहे, उन्होंने गवर्नर से भी रार ठान दिया। ऐसा क्यों हुआ, हम बताते हैं। बिहार में शिक्षा विभाग की अपनी पॉलिटिक्स होती है। विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति होती है। हाल फिलहाल में एक बड़ा खेल हुआ है, सबको पता है। गवर्नर साहब की खास रुचि होती है विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में। क्या होता है वो तो ईश्वर मालिक है, सबको पता है। उस दौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भागवत झा आज़ाद ने 2 बीसी का ट्रांसफर कर दिया। फिर क्या था, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, जिनसे राजीव गांधी जिनकी कार्यशैली से बहुत नाराज रहते थे, उन्होंने गोलबंदी शुरू कर दी और भागवत झा आज़ाद के खिलाफ खासकर अल्पसंख्यक नेताओं को टाइट कर दिया। अब भागवत झा आज़ाद के खिलाफ कुछ बड़े अल्पसंख्यक नेता जो थे वो बयानबाजी करने लगे। उस दौरान बिहार के गवर्नर थे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम गोविंद नारायण सिंह। गोविंद नारायण सिंह भागवत झा आज़ाद के शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद आ गए थे। 2 बीसी का किस्सा तो हमने आपको सुना दिया, जगन्नाथ मिश्रा ने कैसे खेल किया। गोविंद नारायण सिंह चूंकि पूर्व के मुख्यमंत्री थे, उन्हें सक्रिय रहने की आदत थी, बस बिहार आते ही सक्रिय हो गए। और भागवत झा आज़ाद को यह पसंद नहीं था कि बेमतलब टंटा करें। बीसी की नियुक्तियों का भी खेल शुरू हो गया, जिसे भागवत झा आज़ाद ने बर्दाश्त नहीं किया। इसके बाद इतना ही नहीं हुआ, गोविंद नारायण सिंह जिले जिले जाकर के विधि व्यवस्था की समीक्षा करने लगे। यह भागवत झा आज़ाद को नागवार गुजरा। उन्होंने इसकी शिकायत केंद्र में बैठे ऑस्कर फर्नांडिस से भी की, लेकिन आगे कुछ बात नहीं बढ़ी। इससे भी आगे बढ़ी एक मोटर बोट का किस्सा, जिस पर गवर्नर और मुख्यमंत्री जी में जबरदस्त झगड़ा हो गया। आखिर क्यों ऐसा हुआ?
बिहार में छठ का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज भी मनाया जाता है। आज भी मुख्यमंत्री आकलन करने जाते हैं और बाद में छठ व्रतियों को जब वो अर्घ दे रही होती हैं, उस दौर में भी मुख्यमंत्री गंगा की धार पर चलते हुए अर्घ व्रतियों से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। उस दौर में भी ये हुआ करता था। गवर्नर साहब जो थे, उनकी इच्छा हुई कि छठ की जो व्यवस्था है उसका आकलन करने गंगा घाट हम खुद जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें मोटर बोट चाहिए। गोविंद नारायण सिंह ने जैसे ही मोटर बोट की मांग की तो भागवत झा आजाद ने इसके लिए मना करवा दिया। प्रशासन ने साफ तौर पर गवर्नर को कह दिया कि कोई मोटर बोट उपलब्ध नहीं है। संभवतः उस दौर में एक ही मोटर बोट हुआ करता था। भला सोचिए कि गवर्नर साहब भी रुकने वालों में से नहीं थे। वे गाड़ी से तब तक गंगा घाट पहुंच गए। तो एक मोटर बोट को उन्होंने गंगा में इधर उधर आते जाते देखा और वहां प्रशासनिक अमला भी मौजूद था। तो गोविंद नारायण सिंह ने पूछा, अपने जो उनके कारिंदे थे उनसे पूछा कि आखिर ये कौन है जो मोटर बोट में घूम रहा है? अब मुझे तो कहा गया कि मोटर बोट उपलब्ध नहीं है। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री आकलन का जायजा ले रहे हैं। अब समझ लीजिए कि एक मोटर बोट को लेकर के भागवत झा और गवर्नर के बीच ये कैसी स्थिति पैदा हुई। यह बात दिल्ली तक पहुंच गई। गवर्नर ने राजीव गांधी से सीधे भागवत झा आजाद की शिकायत की कि कैसे एक मोटर बोट को लेकर हमें मना कर दिया गया। लेकिन यह शिकायतें भी आजाद को हटा नहीं पाई। कल हमने आपको बताया है कि कैसे एक लड़की का किडनैपिंग होता है और NSUI का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाता है और यही घटना भागवत झा आजाद के लिए काल बन जाता है। इसके बाद से उनके सियासत का सितारा डूब जाता है। यह कहानी थी भागवत झा आजाद की, जो कड़क मिजाज थे, बहुत सख्त मिजाज थे, जो सियासत में चरित्र और सादगी को व्यवहारिक तौर पर लागू करते थे, न कि सैद्धांतिक तौर पर। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में व्यवहारिक तौर पर इसे पसंद नहीं करता। इसी का उदाहरण हमने आपको दिया कि कैसे भागवत झा आजाद के शपथ लेते ही उनके खिलाफ राजनीतिक साजिशें शुरू हुई, जिसे अंजाम मतलब आप समझ लीजिए कि 11 मार्च 1988 को औपचारिक तौर पर उन्हें नेता चुना जाता है और मार्च 1989 में उन्हें यहाँ से विदा कर दिया जाता है और उसके बाद भागवत झा आजाद का सियासी सितारा भी डूब जाता है हमेशा के लिए। हालांकि उनके बेटे फिलहाल राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं। उनका नाम कृति आजाद है। यह कहानी थी भागवत झा आजाद की। कल किसी और मुख्यमंत्री या किसी और कद्दावर राजनेता की रोचक कहानी आपको जरूर सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।